हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सिंपल जी, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो प्लेलिस्ट है आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि इसके हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके अंदर बस ये खाली 4 कंसेप्ट आपको सीखने हैं। तो चैप्टर 6 कौन सा है? चैप्टर 6 है नेशनल इनकम एंड डिटरमिनेशन इन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। यानी कि एक ऐसा चैप्टर जहां पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में तो सीखेंगे, लेकिन यहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बजाय हमें ओपन इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना है, जहां पे गवर्नमेंट भी रहेंगी, विदेशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले फैक्टर्स भी रहेंगे। सिंपल जी, अब ये चैप्टर्स में क्या क्या सीखना है वो समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर बस खाली आपको 4 टॉपिक सीखने हैं। क्या क्या? सबसे पहले आप सीखोगे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है ओपन इकोनॉमी के अंदर, मतलब ठीक है जी। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कैसे डिराइव होता है उसके अंदर। उसके बाद आप सीखोगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कैसे होता है, यानी इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करते हैं ओपन इकोनॉमी में। उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा मल्टीप्लायर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है ओपन इकोनॉमी में। फिर सीखोगे आप फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी ऐसे फैक्टर जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सिंपल, यानी कि ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से या तो डिमांड हमारी बढ़ जाती है या डिमांड हमारी घट जाती है। सिंपल इतना। चलिए, तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने पिछले जो 2 चैप्टर है, ये मान लो आपने 5वां चैप्टर और 4था चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, तो ये मान लो ये चैप्टर आपके लिए मक्खन है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं सीखना है। इसके अंदर 2 टॉपिक 3 टॉपिक आप ज्यादा सब टॉपिक सिखाऊंगा और आपका खत्म काम। यानी हर एक टॉपिक 2-2 3-3 मिनट का है। सिंपल जी, लेकिन हाँ वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए 5-5 मिनट का मैं कर दूंगा। सिंपल जी, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहले बात आती है कंजम्पशन फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि आपको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल जी, इट इज अ सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक साल के अंदर, एक देश के अंदर जितना भी आप खर्चा करते हो, किसके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज पे। यानी कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं किस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब यहां पे मैंने आपको बताया था जो एग्रीगेट डिमांड है वो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग तरीके का होता है। 2 सेक्टर का अलग होता है, 3 सेक्टर में अलग होता है, 4 सेक्टर का एग्रीगेट डिमांड अलग होता है। 2 सेक्टर में बस 2 सेक्टर होते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनता है C+I। ये सब करवा चुका हूं मैं। यहां पे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनता है C+I+G, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट भी आ जाती है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बनता है C+I+G प्लस X माइनस में M। इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। सिंपल, ये कहां पे आता है? जहां पे ओपन इकोनॉमी हो जाती है, यानी कि जहां पे हम विदेशों से लेन देन करना चालू कर देते हैं, जहां पे एक्सपोर्ट्स हो रहे होते हैं, इंपोर्ट्स हो रहे होते हैं, वहां पे एग्रीगेट डिमांड का ये फॉर्मूला बनता है। सिंपल जी, यहां पे आपने सीखा एग्रीगेट डिमांड कैसा है, ठीक है। अब समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजम्पशन पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो कंजम्पशन फंक्शन कैसा था? वो था C बार जमा में BY। ये फॉर्मूला हुआ करता था। यहाँ पे B का मतलब क्या होता है? MPC। अब ये फंक्शन हमेशा सेम ऐसे ही रहने वाला है। अगर मेरे को खोलने को बोलोगे कि गवर्नमेंट का रोल आ गया तो गवर्नमेंट के रोल से कैसे इफेक्ट होगा, ये तो बहुत सिंपल है। C बार जमा में B, ये जो Y होता है ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं YD। क्या बोलते हैं हम इसको? YD। सिंपल सी, इस Y को हम क्या बोलते हैं? YD। और YD का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, याद है? YD का फॉर्मूला जो आपकी इनकम होती है उसमें से हम माइनस करते हैं टोटल, सॉरी टैक्स, और क्या बोलते हैं उसमें प्लस कर देते हैं टोटल रिसिप्ट्स। ये फॉर्मूला होता है किसका? YD का। तो यहां पे बस आप Y की जगह क्या लगा दोगे? TA और प्लस में टोटल रिसिप्ट्स। सिंपल जी, ये बन गया आपका कंजम्पशन फंक्शन। सिंपल। अब जब गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, जब गवर्नमेंट काम करने जाती है तो गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, गवर्नमेंट मतलब टोटल रिसिप्ट्स भी प्रोवाइड करती है। सिंपल जी, ट्रांसफर इनकम भी प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर रिसिप्ट्स भी प्रोवाइड करती है। तो इन सबको प्लस माइनस करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? मतलब डिस्पोजल इनकम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप? डिस्पोजेबल इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिस्पोजेबल इनकम से हम यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन अपना डिराइव कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, डायग्राम में देखने में क्या फर्क पड़ेगा तो समझिए। कंजम्पशन फंक्शन में तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये था आपका C बार ऑर्डर ऑफ कंजम्पशन, डायरेक्टली यहां से बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और ये फॉर्मूला क्या बन गया? C जमा में BY। अब यहाँ पे जो Y है आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, Y माइनस में TA प्लस में TR। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था, बढ़िया। वहीं पे अगर आपसे
पूछूं कि एग्रीगेट डिमांड, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो समझिए जैसे ये एग्रीगेट डिमांड था, ये था 2 सेक्टर का, तो ये बनेगा सी प्लस में आई। वहीं पे अगर 3 सेक्टर को बोलोगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें ऐड कर दो, अब देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करने में डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे डिमांड हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड 3 सेक्टर इकोनॉमी में थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ेगा, यानी कि ये बनेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। कैसे, सी प्लस आई प्लस जी, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी क्या कर दिए हमने, ऐड कर दिए। वहीं पे अगर देखिए फूड सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नेट एक्सपोर्ट भी आ जाता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, तो वो देश जो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं उनकी वैल्यू प्लस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है। जैसे अगर एक्सपोर्ट हुआ 10, इंपोर्ट हुआ 5, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आएगा, 5, यानी प्लस वाली वैल्यू है। तो पॉजिटिव, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, यानी डिमांड आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड और बढ़ जाएगी। ये एडी का फॉर्मूला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम, सिंपल जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड का जब एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ। लेकिन वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, तो इंपोर्ट ज्यादा होने पे आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा माइनस में आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है अगर यहाँ पे 15 होता, इंपोर्ट ज्यादा होता तो माइनस में आंसर आता, तो एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले से यानी 3 सेक्टर इकोनॉमी से नीचे आ जाएगी, यानी तब उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड ऐसे बनेगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्रीगेट डिमांड हमेशा शिफ्ट होगी, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मान लो चाहे नेट एक्सपोर्ट मान लो, इसकी वजह से। तो यहां पे हमने सीखा कि कंजम्पशन फंक्शन कैसे वर्क करेगा और एग्रीगेट डिमांड कैसे वर्क करेगा, कहां पे, ओपन इकोनॉमी के अंदर। सिंपल जी, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो। फिर हम चालू करते हैं इक्विलिब्रियम और आउटपुट के बारे में। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, देखो ये सब आप पहले बेसिक तौर पे अच्छे तरीके से समझ चुके हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर पाओगे, समझे। आज ये वाला चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी, आप आराम से कर लोगे। अगला चैप्टर थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम्स के लिए मुश्किल होते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है। ये लास्ट फैक्टर है ना भाई, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीप्लायर ये मैं पहले ही करवा चुका हूं, लास्ट क्लास में आप देखोगे ना थ्योरी वाली, तो उसमें मैंने करवाया था चैप्टर 5 में। सिंपल जी, चलिए एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं भाई। अब टॉपिक का नाम आता है इक्विलिब्रियम लेवल एंड आउटपुट। अब ये इक्विलिब्रियम लेवल और आउटपुट कैसे डिसाइड होगा, यानी कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा उसके बारे में समझते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। सिंपल जी, तो देखिए जैसे कि डायग्राम में फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बन गया हमारे लिए इनकम, जिसको हम एएस बोलते हैं, ये बन गया कंजम्पशन, ये बन गया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी। अब यहां पे जो एग्रीगेट डिमांड होगा, जैसे यहां पे सी प्लस आई है, तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा, क्योंकि ये 4 सेक्टर का है, तो एग्रीगेट डिमांड बनेगा ऐसा कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम, यानी बस थोड़ा सा ऊपर बनाना है और कुछ नहीं। तो चाहे तो आप इसको मिटो सकते हो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बनाना उसी तरीके से जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे। तो अब इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, अब इक्विलिब्रियम इस जगह पे होगा, इसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, बी ई पॉइंट, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहीं से बस आपको लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, यहीं से आपको भी लाइन ड्रॉ करनी है बस नीचे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बना देते हैं, तो बस इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए बस एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधी, तो ये बन गया सेविंग। सेविंग कर्व क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आके सेविंग हो गई 0, इधर हो गया सेविंग कर्व नेगेटिव। सिंपल जी, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सिंपल जी, क्योंकि यहाँ पे सेविंग क्या है 0, बस इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल और आउटपुट लेवल या फिर प्रोडक्शन लेवल, कि इतना हम उत्पादन करेंगे देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे फर्क कैसे पड़ेगा, या फिर केस स्टडी कैसे आ सकती है, समझिए। केस स्टडी यहाँ पे भी वैसी है, क्या एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से तो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे, एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से तब इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचे। सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में किया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे पहला, अगर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा दिए, या फिर सीधा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं ना एक बार। एग्रीगेट सप्लाई आपको दे रखा है 4000, वहीं पे आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रखा है सी बार कितना दे रखा है 500, और एमपीसी 0.8, और क्या बोलते हैं, और क्या दे दूं, हाँ जी इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2000, वहीं पे मान लेते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 2000, नहीं ज्यादा हो गया ना 200, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है मान लेते हैं 700 रुपए,
और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1000 रुपए। तो बताओ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो करना कैसे, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, एडी बराबर में एएस वाला, लेकिन इस बार एडी का जो फॉर्मूला होगा वो फुल फ्लेज फॉर्मूला लगाना है, यानी बड़े वाला फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है सी बार जमा में बी वाई जमा में आई जमा में जी जमा में एक्स माइनस में एम, सिंपल, और इक्वल टू में एएस। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी, अच्छा सॉरी, इसको नेट एक्सपोर्ट मानो, क्या मान के चलो, नेट एक्सपोर्ट, सिंपल जी। नेट एक्सपोर्ट देने की जगह वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दे सकता है, तो वो भी कर लेना। तो सी बार इसकी वैल्यू दे रखी है 500, बी और वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो बी और वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 3200 जमा में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू 700 और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू 1000 इक्वल टू में 4000, एग्रीगेट सप्लाई 4000। देखो अब दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो ये हो गया 3200 और क्या बोलते हैं 200 और 500 700, 3200 और 700 हो जाता है 3900, 3900 4900 4900 और 700, ये हो गया 5600। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एग्रीगेट जो डिमांड है वो ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मतलब ये वाला सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मतलब हम इस वाले मतलब हम इस वाले पॉइंट में, इस वाले एरिया में। अब क्योंकि हम इस वाले एरिया में हैं, यानी प्रोडक्शन का लेवल ये होगा, हमें कहां पे जाना है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। मेन बेसिक तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं, जो पिछला चैप्टर था अगर आपने सही से कर लिया है, चौथा चैप्टर पांचवा चैप्टर अच्छे तरीके से कर लिया है, तो इन चैप्टरों में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट है बढ़ा दिया है। अगर आप ये चैप्टर ना भी डालते ना, तब भी आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर करके आते। सिंपल जी, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम आता है मल्टीप्लायर, वो भी बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया था आपने। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब बात आती है किसकी, मल्टीप्लायर की। अब ये मल्टीप्लायर क्या है और ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओपन इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, ये आप पता कर चुके हो पहले से, पता है आपको। और सीधी सी बात, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी बार जमा में बी वाई जमा में आई जमा में जी प्लस में नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, इक्वल टू में एएस। यही होता है, एएस को मैं वाई बोल सकता हूं। और हमेशा की तरह इस बार भी हम इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। जैसे इनको कांस्टेंट माना, ये सारी वैल्यू हो गई ए बार जमा में बी वाई इक्वल टू में वाई, वाई वाले एक तरफ कर लो, बिना वाई वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो ए बार इक्वल टू वाई माइनस में बी वाई, इनमें से वाई कॉमन आ गया तो वाई बाहर आ जाएगा, 1 माइनस में बी बच गया, यहाँ पे ए बार 1 माइनस में बी इधर चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी ए बार अपॉन में 1 माइनस में बी, सिंपल। और ये चीजें मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं, पिछले वीडियोस में हो चुकी हैं ये सब, ठीक है जी। चलिए, अच्छा अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से मल्टीप्लायर निकालने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने एक आपको समझाया था पहले, क्या बोलते हैं, के का फॉर्मूला। के का मतलब क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। अच्छा, क्या ये जो के है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। वो कह रहा है भैया ऐसे क्यों लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 अपॉन में 1 लिखा हुआ है, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कोई इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा होता है यहाँ पे, है ना। जब मैं इसको उल्टा कर देता हूं ना, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने नहीं जाता है, उल्टा होने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाता है ये। तो 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई ऐसे लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई करने पे सेम वही आएगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो मैं बस इसी के लिए बताना चाह रहा हूं कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल। और आपने सीखा भी होगा, इक्विलिब्रियम पे हमेशा एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होंगे, बराबर। तो उनमें होने वाला चेंज भी क्या होगा, जल्दी से ज्यादातर बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज भी बराबर है, तो मैं डेल्टा आई को क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा एस बोल सकता हूँ। तो मैं डेल्टा आई की जगह क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ये समझ गया। अब ये जो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई है, ये किसका फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला होता है एमपीएस का, यानी सीधी बात के और एमपीएस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, जो पिछली क्लास में मल्टीप्लायर सिखाया था ना, वही सेम। इसके बाद एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, एमपीएस प्लस में एमपीसी इक्वल टू क्या होता है 1। एमपीएस निकालना है तो एमपीसी उधर भेज दो, तो एमपीएस आ जाएगा 1 माइनस में एमपीसी, यानी एमपीएस की जगह लिख सकता हूं मैं 1 माइनस में एमपीसी। तो के का तीसरा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी, सिंपल। तो ये
फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से रिलेशन होते हैं एमपीसी के, एमपीएस के साथ। तो जो एमपीसी और एमपीएस है उससे बाहर वाले जो होते हैं, नेट एक्सपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, इससे कोई भी प्रभाव जल्दी से नहीं पड़ता। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, पड़ता कैसे? जब वो एडिशनल ले आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा खर्चा करना चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने पहले 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करती थी, जब ये कांस्टेंट ना हो इनकी वैल्यू, जब इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी ना, तब जो क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वरना उसके अलावा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बस इतना सा समझाना था मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में, और जैसे आपने ये समझ लिया वैसे ही आपका मल्टीप्लायर वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। सिंपल जी। और हाँ, अगर आप सही से समझना चाहते हो मल्टीप्लायर, तो फिक्स है, जो लास्ट क्लास में मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, पूरा टेबल बना के करवाया था, वो पक्का कर लेना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, वही इंपॉर्टेंट है। सिंपल जी। बाकी जब पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका जो पेपर है वो सॉल्व भी हो जाएगा। आपसे मैं क्वेश्चन करवा भी दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2-3, तो उसके साथ आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा। सिंपल जी। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। देखो भाई, जब लंबी वीडियो बनानी होती है तो लंबी वीडियो बना देता हूँ 1-1.5 घंटे की, लेकिन जब छोटी वीडियो होती है, जब ज्यादा कंटेंट नहीं होता, तो फिर मैं नहीं चाहता उसको मैं बढ़ा के खींच के 1-1.5 घंटा पहुंचाऊं। समझे जी? तो इसलिए थोड़ी छोटी बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं भैया 5 मिनट की वीडियो बना दी, इससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन भाई इसलिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, 20-25 मिनट, ताकि आपके जो डाउट्स होंगे, छोटे छोटे भी कई बार डाउट्स आ जाते हैं और वो माइंड में भड़क करते हैं, तो इसलिए वो भी क्लियर करने पड़ते हैं। तो बस वो क्लियर करने गए हैं। ये टॉपिक शायद मैंने समझाया नहीं था पिछली बार, इसलिए मल्टीप्लायर का ये टॉपिक मैंने आज यहाँ पे समझा दिया है। सिंपल जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट टॉपिक है, जो कि आपको सीखना ही है। ये वाला टॉपिक आगे मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले भी नहीं सिखा रखा था, नया ही है और आपको सीखना ही है। सिंपल जी। तो एक बार फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर को। श्योर थे? और टॉपिक का नाम आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है, यानी कि डिमांड कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। वो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताइए, कभी नाम सुना है सर्कुलर फ्लो का? क्या होता है सर्कुलर फ्लो? देखा, इतनी जल्दी भूल जाते हैं, बस खाली थोड़ा सा टॉपिक बताया और फिर भूल गए। सर्कुलर फ्लो क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जो कि समझाता है कि पैसा कैसे घूमता है। ठीक है, और पैसा कैसे घूमता है तो समझिए, सबसे पहले दुनिया में क्या होता है? प्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्शन करने के बाद लोग सामान जाके मार्केट में बेचते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने सामान बनाया, सामान बनाने के बाद जब वो सामान बेचने जाएगा, सॉरी, जब वो सामान बनाने के बाद सामान बेचने जाएगा मार्केट के अंदर, तो बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा। और जैसे ही उसको पैसा मिला, तो यानी कि उसने क्या कमाया? इनकम। जैसे ही उसने इनकम कमाई, तो वो क्या करेगा? उसके पैसे का जेब में रख के थोड़ी ना घूमेगा, तो वो क्या करेगा? एक्सपेंडिचर। क्या करेगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो पैसा किसके पास जाएगा? जिसने वो सामान बनाया था, जिसने प्रोडक्शन किया था, उसी के पास जाएगा। जैसे अगर उसने 1000 का सामान बनाया तो 1000 रुपए इनकम कमाएगा। 1000 रुपए इनकम कमाया तो खर्चा भी कितने का कर सकता है? 1000 रुपए का। तो अगली बार प्रोडक्शन भी कितने का हुआ? 1000 का। ऐसे ही पैसा क्या होता है? घूमता रहता है। सिंपल ना? चलिए, अब क्या हमको मेन क्या सीखना है? हमको मेन सीखना है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, आपने डिमांड के बारे में सीखा क्या है? एग्रीगेट डिमांड होता क्या है भैया? एक देश के अंदर जितना भी खर्चा करते हैं, बस वो खर्चा को जोड़ना होता है, बस वही काम करो। एडी का फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में M। तो एग्रीगेट डिमांड, अगर कोई आपसे पूछे, खाली यही नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कोई आपसे पूछे वो कारण बताओ जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। वो कारण बताओ जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ सकती है? एग्रीगेट डिमांड, एडी कैसे बढ़ेगा? ये देखो, ये इन सबको जोड़ के तो एडी आता है, तो एडी बढ़ेगा कैसे? जब ये इन सब की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब ये सब वैल्यू बढ़ जाएंगी तो एडी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो मैं बता रहा हूं, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। मैं क्या बता रहा हूं टॉपिक? कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। कई बार एग्जाम्स में 6 नंबर में आया है, समझे? छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड बता दो, और अगर बड़े नंबर में आ गया तब तो मैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा ही कि कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड है, उसको कैसे अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे। समझे? अभी फिलहाल समझो डिमांड बढ़ने के कारण, एक्सेस डिमांड के होने के कारण क्या है, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण कंजम्पशन का बढ़ना। सिंपल, कंजम्पशन का बढ़ना कैसे? जैसे ही कंजम्पशन बढ़ने लग जाता है देश के अंदर, लोग ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। अब लोग ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, लोग ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे, खर्चा करने लग जाएंगे। ज्यादा खर्चा करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से फिर से क्या होगा? एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा। जितनी ज्यादा इनकम कमाएंगे लोग, उतना ज्यादा क्या करेंगे? खर्चा। जैसे अभी हमारी इनकम ही 0 रुपए, कुछ कमाते ही नहीं, तो खर्चा भी क्या करते हैं? कम, कुछ खर्चा ही नहीं करते।
और अगर हमारी इनकम अंबानी अडानी की तरह हो जाए, देख देख कैसे लालची हो रहा है भाई। हो सकती है तुम्हारी इनकम, लेकिन इतना ज्यादा छोड़ने की बात नहीं है। अंबानी अडानी बनने में बहुत टाइम लगेगा आपको। तो अगर आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी तो खर्चा भी क्या करोगे आप लोग, ज्यादा करोगे। हाँ जी भैया कह रहे हैं, भैया बिल्कुल ज्यादा करेंगे। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, देख ऐसे ऐसे चीजें खरीदने के बारे में सोच रहा है, बढ़िया सोच रहा है भाई, सोचते रहना चाहिए से। इसलिए बोलते हैं लालच एक कला है। अगर लालच करोगे, अमीर बनने के बारे में सोचोगे, तभी कुछ काम कर पाएगा। जो सोचता है ना कि मेरे को अमीर ही नहीं बनना, मेरे को जरूरत नहीं है, ये सब मोह है, वो साधु बाबा बन के रह जाता है और कुछ नहीं कमा पाता दुनिया में। हाँ, प्रवचन उनके लिए बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, ठीक है जी, कि हाँ कि जिसको भाई नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं तो फिर इसलिए न्यूट्रल करने में काम करते हैं। लेकिन जिसके पास पॉजिटिव थॉट है वो नेगेटिव थॉट में तो जाएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिवली लेके चलना है कि हमको और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, समझे, ताकि इन बाबाओं की जरूरत ना पड़े, नेगेटिव थॉट्स के अंदर ना जाए। ठीक है जी, चलिए। वगैरह भैया प्रेमानंद को कुछ नहीं बोलना भाई, प्रेमानंद को कुछ नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़े से समझ रहे हो आप। ठीक है जी, हाँ जी। तो कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर क्या बोलते हैं देश के अंदर लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा चीजें खाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे चीजों की डिमांड बढ़ेगी, लोग बिजनेसमैन प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी फिर से दोबारा देश में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जाके डिमांड क्या होगी, फिर से वापस से बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल जी, बस इतना समझाना है। दूसरा पॉइंट कौन सा है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड होती है या फिर डिमांड बढ़ती है, तो दूसरा पॉइंट है आई मतलब इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है मतलब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो विदेशों से भी मान लो पैसा आ रहा है, समझे। तो फॉरेन कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर खुल रही हैं, तो देश में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। देश के अंदर अगर पैसा आएगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, बिजनेसमैन वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो लोगों की इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, और एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो अपने आप ही डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सीधी बात, इन्वेस्टमेंट करने से लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने से लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलती है, इंप्लॉयमेंट से क्या होती है, लोगों को इनकम मिलती है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड वापस से बढ़ जाएगी। सिंपल जी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके अलावा जी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से, स्कूल कॉलेज बढ़ाने से, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी फिर उसके बाद, प्रोडक्शन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे किस चीज पे खर्चा करेगी, बिल्डिंग, स्कूल की, रोड, सड़कें, ये सब चीजें बनवाएगी, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। और जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी तो उससे लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन देश का क्या होता है, बढ़ता है, जिससे लोगों की जो इनकम होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे लोग जो है वो खर्चा, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो दोबारा से ये डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल जी, ये सब फैक्टर्स है। अगला एक्सपोर्ट, इसको ध्यान से समझना भाई। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब हमारे देश के लोग विदेशों में जाके सामान बेचते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सपोर्ट। सिंपल जी। अब समझिए इससे एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती है, इससे एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ती है, एक्सपोर्ट करने से भैया कैसे बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड। सुनिए, एक्सपोर्ट करने से डिमांड कैसे बढ़ती है। एक्सपोर्ट करना मतलब होता है विदेशों में जाके सामान बेचना। विदेशों में सामान बेचेंगे तो विदेशी लोग हमारे देश के सामान देखेंगे, ओ वाह इतने ट्रेडिशनल चीजें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, तो क्या होगा, इससे वो लोग हमारी चीजों की डिमांड क्या करेंगे, और ज्यादा करेंगे। और अगर हमारी चीजों की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल जी। तो ये सब कारण है एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के। लेकिन हाँ, एक और रह गया, इंपोर्ट। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्ट। यहां पे सब मैंने बताया कि ये सब क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, ये कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए। लेकिन हाँ, एम देखना, एम क्या है, कौन सा निशान है, माइनस का, इसलिए इंपोर्ट को बोलना घट जाए। इंपोर्ट क्या हो जाए, घट जाए। अगर हम इंपोर्ट को घटाएंगे ना, तभी एक्सेस डिमांड होगा, तभी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट घटाने से भैया डिमांड कैसे बढ़ेगी, समझाता हूं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, विदेशों से सामान खरीदना। अगर हम विदेशों से सामान खरीदना कम कर देंगे, यानी कि इंपोर्ट को घटा देंगे, यानी हम विदेशों से सामान नहीं खरीदेंगे, तो खाने पीने का सामान कहां से खरीदेंगे, अपने देश में से, है ना। और अपने देश से सामान खरीदेंगे तो अपने चीजों की, अपने देश की चीजों की, अपने देश के प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए कह रहा हूं, जब हम विदेशों से डिमांड करना या फिर विदेशों से इंपोर्ट करना कम कर देंगे, तो हम कहां से खरीदेंगे चीजें, अपने देशों से। अपने देशों से खरीदेंगे तो अपने देश वाले लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे ज्यादा, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। समझे। तो अगर कोई आपसे पूछे एग्रीगेट डिमांड के कॉजेस बताओ, तो बस यही सब करना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। लेकिन हाँ, इंपोर्ट को क्या करना है, घटाना है।
समझे? तो ये था कॉजेज, और ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना है पूरा प्रॉपर वे में, और कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से डिटेल के साथ समझा दूंगा। सिंपल जी, डायग्राम के साथ इसमें बताऊंगा एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ नहीं है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एडीएफ एंड एडीयू, बताऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से सब चीज करेंगे। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एक्सेस डिमांड है ये क्या होता है, कैसे इसके डायग्राम बनते हैं, कैसे ये इफेक्ट होता है, इसके इफेक्ट क्या होता है, इसको ठीक कैसे करते हैं, और ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करता, ये सारी बातें हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बस इस चैप्टर में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये कॉजेज कर लो ताकि मेरे को वहां पे ज्यादा टाइम न लगाना पड़े इस टॉपिक को करवाने में, वरना वो भी वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वहीं पे अगर कोई आप इससे पूछे, एक्सेस था, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड, अगर हमारे देश में घाटा हो जाए, मतलब डिमांड कम हो जाए, उसके कारण क्या होंगे? डेफिसिट डिमांड बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, यानी हमारे देश में लोग डिमांड नहीं कर रहे, उसके कारण क्या होंगे? बस यही कारण, एडी कम होने के कारण क्या होंगे? एडी इन सबको जोड़ के निकलता है। तो अगर कंजम्पशन ही लोग कम कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट लोग कम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही होगी, एक्सपोर्ट कम हो रहा होगा, तभी तो डिमांड भी कम हो रही होगी ना भाई, समझे? तो एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण क्या है? यही सब कारण है। लेकिन हाँ, इंपोर्ट को क्या करना है? इंपोर्ट बढ़ाना है। इंपोर्ट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि माइनस का है इसलिए उल्टा थोड़ा सा चलता है वो। सिंपल जी। तो यहां पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर। यहां पे आपने खत्म कर लिया अपना छठा चैप्टर, जिसका नाम है नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी, सिंपल विद गवर्नमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है, बढ़िया। तो यहां पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो बढ़िया तरीके से, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू यार। ठीक है जी। और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत नहीं यार, आराम से कर दियो बाद में जब आपको टाइम मिल जाए। ठीक है जी। तो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना। बाय बाय।